हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू थ्रेशोल्ड फिजिक्स क्लास। लास्ट क्लास को हमने गॉस लॉ पढ़ा था। गॉस लॉ जबकि हम शुरू किए थे, गॉस लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज्ड सरफेस से क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। क्लोज्ड सरफेस से, जिसका पहले से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वह क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया का डॉट प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट, यानी यह बराबर हो गया क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट। यही कहलाता है गॉस लॉ। यह क्या कहलाता है? गॉस लॉ। यह हम लोग लास्ट क्लास को पढ़े थे और गॉस लॉ को प्रूफ किए थे कूलम्ब्स लॉ से, और कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ किए थे गॉस लॉ से। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कि आखिर गॉस लॉ हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या फायदा है, इससे हम क्या निकालते हैं। तो बेसिकली हम गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसका हम यूज करेंगे और देखना कैसे इसका यूज होता है। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज, यानी एक चार्ज है जो इनफाइनाइटली फैला हुआ है। ये वाला सिचुएशन है कि यहाँ से ऐसे इन्फिनिटी तक और यहाँ तक इन्फिनिटी तक क्या है, सब पर चार्ज है। मान लो प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज पूरे पर। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पर कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यह निकालना है भैया। आप कूलम्ब्स लॉ से तो पढ़े हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू अपॉन आर होता है, आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब सवाल उठता है यहाँ चार्ज हम क्या ले भाई, इन्फिनिटी पूरा नीचे से लेके ऊपर तक पूरा में चार्ज है। अब पूरा में चार्ज है तो समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे बनाएं। ऐसे क्वेश्चन को जहां एक सिमेट्री है, सिमेट्री क्या है गौर से देखो। एक अगर लाइन चार्ज इनफाइनाइटली फैला हुआ है तो एक सिलेंडर सिमेट्री होता है। एक सिलेंडर के हर एक पॉइंट से वह तार देखने में एक ही जैसा दिखाई देगा। तो यहाँ हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इसको आप सीखो। तो यहाँ क्या करना है, सिमेट्री के ख्याल से एक गॉसियन सरफेस चूज करेंगे। तो यहाँ हम एक फ्रेश बनाते हैं इसको कि एक हम गॉसियन सरफेस चूज करेंगे। यह हो गया आपका लाइन चार्ज, पूरा इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, सब पर चार्ज है प्लस 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 प्लस। किसी पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला इसमें होगा कंसीडर ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। कंसीडर ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पी, पासिंग या दूरी r है, गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r एंड एक्सिस एज लाइन चार्ज। यह लैंग्वेज है, बाकी आपको समझाने के लिए मैं समझा दूं कि इस क्या कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसका एक्सिस क्या हो, यह लाइन चार्ज हो, रेडियस r हो। यानी कहने का मतलब कि ऐसा एक गॉसियन सरफेस चूज कर लिया जाए। गॉसियन सरफेस कोई भी चूज करेंगे तो क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड सरफेस। तो एक सिलेंडर आप यूज कर सकते हो। यह सिलेंडर एक गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है। इस सरफेस के यहां से चार्ज निकल रहा है, चार्ज क्या है, निकल रहा है। यहां पर ऐसे ही ठीक है।
इसमें से चार्ज निकल रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो तो बाई सिमेट्री गौर से देखा जाए तो यहाँ इनफाइनाइटली इधर भी चार्ज फैला हुआ है, इधर भी चार्ज फैला हुआ है। तो अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ना इसके तरफ झुका रहेगा ना इसके तरफ झुका रहेगा। अगर मान लो कोई कहता है कि इसके तरफ झुका हुआ रहेगा, तो भाई क्यों झुका हुआ रहेगा? जब इस साइड में भी वही बात है, इस साइड में भी वही बात है, तो दोनों के लिए उसका व्यवहार एक जैसा होगा। दोनों चार्ज के लिए उसका व्यवहार एक जैसा, और दोनों चार्ज का प्रभाव भी उस पर एक जैसा पड़ेगा। तो ना तो यह ज़्यादा फोर्स लगाएगा ना इधर वाला ज़्यादा फोर्स लगाएगा। जितना फोर्स इधर वाला लगाएगा उतना ही फोर्स इधर वाला लगाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के उधर भी चार्ज उतना ही है, नीचे भी चार्ज उतना ही है। इसीलिए यहाँ जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर होगा। और चूंकि इस पूरे कर्व सरफेस पर यह भी r दूरी पर है, यह भी r दूरी पर है, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा, और यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा। यानी पूरे कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही जैसा होगा, बिकॉज होल सरफेस आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन ऑफ चार्ज। फ्रॉम दिस लाइन चार्ज सारा यह सरफेस जो है एक ही पॉइंट पर। ठीक है। अब इस कर्व्ड सरफेस पर एरिया वेक्टर भी देखा जाए तो एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, ds। इधर का एरिया वेक्टर इधर ही होगा, ds। लेकिन अगर इस प्लेन सरफेस पर देखा जाए तो एरिया वेक्टर ऊपर हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है प्लेन पर परपेंडिकुलर। यह सिलेंडर कुछ ऐसा है, ऐसा प्लेन है, इस तरह से गोला ऐसा सिलेंडर है। जैसे ये देख लो, यह मार्कर देख लो, तो इसका प्लेन सरफेस ये नीचे है, एक प्लेन सरफेस ऊपर, और यह कर्व सरफेस, और इसके बीचों बीच से चार्ज निकल रहा है। ये चार्ज जो रखा हुआ है इसके बीचों बीच है, या तो इमेजिनरी सरफेस। तो यहाँ पर जो भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वह इस डायरेक्शन में होगा। ये हम लोग निकाल ही चुके हैं। हाँ, इस पॉइंट पर ही है, यहाँ कुछ और होगा, लेकिन जो भी होगा इसी दिशा में होगा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइटली है, तो जितना मान लो चार्ज उधर उतना ही चार्ज इधर। तो दोनों तरफ अगर बराबर बराबर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीचों बीच होगा। क्लियर? तो उसी प्रकार यहाँ भी एरिया वेक्टर इधर का हो जाएगा नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इधर। ठीक है। और इस पूरे सिलेंडर का लेंथ मान लो कि L है। लेंथ कितना है? L है। L लेंथ का सिलेंडर है। तो अब देखो, बाय गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। बाय गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी E डॉट ds पूरे सरफेस पर E डॉट ds बराबर होता है Q इन बाई इप्सिलॉन नॉट। Q इन बाई इप्सिलॉन नॉट। और यहाँ मान लो चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा। ठीक है। तो अब इसमें देखो, पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया करना है, तो हम इसको दो सरफेस में बांट देते हैं। एक बांट देते हैं ई प्लेन सरफेस, प्लेन पर ई डॉट ds, और दूसरा कर्व पर ई डॉट ds। यह बराबर हो जाएगा टोटल चार्ज अंदर में कितना है? लैम्डा गुने L चार्ज अंदर में होगा। लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, एक यूनिट लेंथ में चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो L लेंथ में कितना चार्ज होगा? लैम्डा गुने L। क्या? जैसे 1 मीटर में अगर 1 कूलम तो 2 मीटर में 2 कूलम, तो वही है। 1 मीटर में लैम्डा आता है, L मीटर में L गुने लैम्डा, गुना कर देंगे। ठीक बात। अब E डॉट ds देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा? E डॉट ds प्लेन सरफेस पर, प्लेन पर 0 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इस पर डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। कोई भी दोनों प्लेन पर 0 हो जाएगा। और कर्व सरफेस पर कितना होगा? कर्व सरफेस पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा यूनिफॉर्म होगा। पूरे सरफेस पर जो भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर निकाल लेंगे। क्यों बाहर निकाल लेंगे? क्यों? क्योंकि वह यूनिफॉर्म है, बदल ही नहीं रहा है।
पूरे एरिया पर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कहने का मतलब यह सिलेंडर है तो इस पूरे एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही जैसा है, हर जगह मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन हर जगह सरफेस पर परपेंडिकुलर है। तो सरफेस पर परपेंडिकुलर है तो थीटा बराबर इस केस में हो जाएगा 0 डिग्री। तो ठीक है 0 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ ई डॉट डी एस यानी ई डी एस कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री तो 1 होता है। सिर्फ आपको एरिया का इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन? एरिया का। तो एरिया पूरा कर्व्ड सरफेस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर गुने एल, यही होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। यह बराबर हो जाएगा लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। इस एल से यह एल कट जाएगा, इस एल से वह एल कट जाएगा, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई बराबर एल से एल कट गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। यही फार्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसको बेटर होता है याद करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। इसको हम लोग गॉस लॉ से, कूलम्ब्स लॉ से भी प्रूफ किए थे, आप देखोगे पीछे के किसी लेक्चर में है, कूलम्ब्स लॉ से भी और यहाँ पर गॉस लॉ से भी। एक बार फिर से समझ लो इसको कि आपको इनफाइनाइटली लाइन चार्ज है और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो कूलम्ब्स लॉ से भी प्रूफ होता है जो कि पहले कर चुके हैं। हर चार्ज के कारण करना पड़ेगा और इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि आप गॉस लॉ से भी कर सकते हो। तो गॉस लॉ से एक इमेजिनरी आपको क्लोज्ड सरफेस मानना पड़ेगा और कुछ ऐसा सरफेस मानो कि फायदा हो जाए। फायदा ये हो कि ई डॉट डी एस निकालना आसान हो जाए उस सरफेस पर। तो यहाँ पर हमने एक सिलिंड्रिकल सरफेस माना, जनरली सिमेट्रिक सरफेस ही मानते हैं। तो एक लाइन के लिए यह सिलेंडर जो होता है सिमेट्री होता है, क्योंकि यहाँ से इस लाइन से यह इसका पूरा सरफेस एक ही दूरी पर रहेगा। एक पॉइंट लाइन से एक सरफेस क्या है? एक ही दूरी पर है। तो ठीक है, ये सरफेस हुआ। तो इसमें दो तरह का सरफेस होता है, एक प्लेन सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस। इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस और जो ऊपर नीचे बेस है वह प्लेन सरफेस। तो हम देख रहे हैं कि चूंकि चार्ज इस पॉइंट के उधर भी उतना नीचे भी उतना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगा इस लाइन चार्ज पर परपेंडिकुलर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन चार्ज, यानी रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा। अगर यह लाइन चार्ज है तो यहाँ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ ऐसे, इधर ऐसे, पीछे ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ भी होगा इस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा चारों दिशाओं में। ठीक है, ओके। तो अब हम देख रहे हैं कि चलो गॉस लॉ लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया पूरे क्लोज्ड सरफेस पर वह क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो हम देखें ई डॉट डी एस प्लेन सरफेस पर देखते हैं, तो प्लेन पर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ ई डॉट डी एस यानी ई डी एस कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री 0 मैथमेटिकली। अब फिजिकली सोचो तो इस प्लेन सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस नहीं करेगा। यह सरफेस ऐसा है प्लेन सरफेस, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रॉस नहीं कर रहा, ना तो इसके भीतर जा रहा है ना इससे बाहर निकल रहा है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर स्लिप करके निकल जा रहा है, ऐसे उसको क्रॉस नहीं कर रहा है। इस पर क्या हो रहा है? स्लिप कर रहा है। इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे स्लिप कर गया, ऐसे क्रॉस नहीं किया। लेकिन कर्व्ड सरफेस से क्या होगा? ऐसे कर्व्ड सरफेस है चारों तरफ से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसको पार करके जा रहा है, इधर से निकल रहा है, इधर भी बाहर निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व्ड सरफेस से बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स पॉजिटिव हो गया, और प्लेन सरफेस से निकल ही नहीं रहा है तो फ्लक्स 0। तो प्लेन सरफेस से फ्लक्स 0, कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एक जैसा है इसलिए एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ई बाहर आ गया, और एरिया कितना होगा कर्व्ड सरफेस 2 पाई आर एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गुने 2 पाई आर एल बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर में चार्ज कितना है? लैम्डा गुने एल बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ई बराबर एल से एल कट जाएगा, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नोन वैल्यू है हमारे पास, तो 2 लैम्डा अपॉन आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज। यह इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। हाँ, तो इसका इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स क्या हो गया कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, आर स्क्वायर नहीं है।
लाइन चार्ज के लिए क्या हो गया, लैम्डा कांस्टेंट अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी पर जाके या जीरो पर बहुत करीब जाओगे तो इन्फिनिटी तक हो जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली उस चार्ज पर चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। एग्जैक्टली एट द लाइन ऑफ चार्ज, एट द लाइन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जीरो। यहां पर यह जीरो हो जाता है और इससे थोड़ा भी इधर जाओगे तो इनफाइनाइट, काफी मार, ठीक है, इस तरह का ग्राफ होता। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। देखो उसमें अगर कोई भी दिक्कत होगा तो दोबारा फिर जो कर रहे हैं प्लेन शीट का, वहां क्लियर हो जाएगा। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक, ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। पूरे में प्लस चार्ज है, पूरे में यूनिफॉर्मली प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यह सरफेस इनफाइनाइटली फैला हुआ है, इनफाइनाइटली सरफेस फैला हुआ है। ठीक है, इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट P पर, किसी पॉइंट P पर निकालना है। तो एक प्लेन सरफेस से कैसा गॉसियन सरफेस ले कि हमको आसान हो निकालना, तो यहाँ भी हम सिलेंडर लेते हैं। इस बात को आप याद भी रख सकते हो, दिमाग नहीं अगर लगाना चाहो तो यहाँ पे सिलेंडर लेके भी बना सकते हैं, क्यूबॉइड लेके भी बना सकते हैं। तो हम सिलेंडर लेके बना लेते हैं, सिलेंडर लेके, लेकिन यहाँ सिलेंडर जो बनाएंगे वह ऐसा बनाएंगे, इस टाइप से हम यहाँ सिलेंडर बनाएंगे। ठीक है, जिसका रेडियस अगर आप मान लेते हो r है, और अगर r दूरी पर आपको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूरी है, r दूरी पर है, तो पूरा यह दूरी 2r मान लो कि इस प्लेन सरफेस से r दूरी पर यह पॉइंट और r दूरी पर ही यह पॉइंट भी है। ठीक है, पूरा इनफाइनाइट प्लेन चार्ज है। प्लेन चार्ज जो है वह क्या है, इनफाइनाइट है और ऐसा सिलेंडर है। उस बार ऐसा था सिलेंडर, इस बार सोया हुआ सिलेंडर है। ठीक है, उस बार खड़ा सिलेंडर था, इस बार सोया हुआ सिलेंडर है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि वो बिल्कुल प्रीवियस केस की तरह कि चूंकि चार्ज इनफाइनाइटली फैला हुआ है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा परपेंडिकुलर होगा टू द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यह होगा और बराबर दूरी पर इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी दिशा में होगा। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इधर एरिया वेक्टर भी देखा जाए तो एरिया वेक्टर इधर है प्लेन सरफेस का, इधर भी एरिया वेक्टर इधर है प्लेन सरफेस का। लेकिन कर्व सरफेस पर चले जाओ तो कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश इधर होगा और एरिया वेक्टर ऊपर की ओर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, किसके, प्लेन सरफेस, जो चार्ज है उस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके एरिया वेक्टर पर क्या हो गया, यह परपेंडिकुलर हो गया, एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो हम मानते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या मानते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना मान ले, सिग्मा। तो अब देखो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बाई गॉस लॉ, सिंपल है, खाली आपको एक बार दिमाग में सेट करने की जरूरत है। गॉस लॉ से अगर मान लो तो क्या है, ई डॉट डी एस बराबर क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट, सब जानता है। ई डॉट डी एस क्या है, दो तरह का सरफेस है, अलग अलग कर दो, एक प्लेन पर कर दो ई डॉट डी एस और एक कर्व पर कर दो ई डॉट डी एस। पिछली बार की तरह ही बिल्कुल है, यह बराबर क्यू इन,
अंदर में कितना चार्ज आ जाएगा, तो यही एरिया है। अगर यह सिलेंडर है तो किसी प्लेन को, जैसे यह सिलेंडर है, किसी प्लेन को कितना कट करेगा, इस प्लेन को उतना ही कट करेगा जितना इसका सरफेस एरिया है। कब प्लेन सरफेस एरिया, जितना इसका प्लेन सरफेस एरिया है उतना ही नहीं इसको कट करेगा, तो जितना कट करेगा उतना ही चार्ज इसके भीतर होगा। तो क्यू इन जो हो जाएगा सिग्मा गुने पाई इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर, रेडियस क्या मान लो कैपिटल आर, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका रेडियस। यहाँ आर तो दूरी दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यह हो गया कर्व वाला, ठीक। अब देख लो गौर से प्लेन सरफेस, ठीक है। यहाँ एक प्लेन सरफेस है, एक प्लेन यहाँ है, इस प्लेन से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, इस प्लेन से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, प्लस है तो बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ भी एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, पॉजिटिव फ्लक्स, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर बाहर, पॉजिटिव फ्लक्स, ई डॉट डी एस, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ भी उतना ही फ्लक्स, इस सरफेस से भी उतना ही फ्लक्स, तो कितना यहाँ फ्लक्स हो जाएगा 2 गुने ई गुने एरिया, किसका प्लेन एरिया, प्लेन का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दो प्लेन है इसीलिए 2 इंटू ई गुने पाई आर स्क्वायर, और प्लस कर्व्ड सरफेस से, पिछली बार क्या था प्लेन से 0 आया था, कर्व से आपका फ्लक्स था, इस बार कर्व से क्या हो रहा है, कर्व का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे है, क्योंकि इस बार सोया हुआ बनाए थे। खड़ा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि खड़ा बनाते तो वह सिमेट्री नहीं होता, वह फिर सिमेट्री नहीं होता, सोया हुआ है तो यह प्लेन और यह प्लेन इसके तुलना में क्या है पैरेलल है, सिमेट्री है, यानी इस पूरे प्लेन पर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा, इस पूरे प्लेन पर एक जैसा होगा, और दोनों प्लेन बराबर दूरी पर है तो दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा। लेकिन इस कर्व सरफेस पर जैसे जैसे पास जाओगे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, दूर जाओगे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक तो हम यही सोच रहे हैं कि पास जाएंगे तो अलग होगा, दूर जाएंगे तो अलग होगा, बना के देखते हैं आगे क्या आता है। तो कर्व सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पर परपेंडिकुलर होगा और इस सरफेस से 0। अगर हम मान ले कि ठीक है ऐसा अगर माने हैं तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, अगर यह गॉसियन सरफेस है तो ऐसा होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे होगा, एरिया वेक्टर ऐसे, और ठीक है प्लेन ऐसे रखा हुआ 3D है, दिमाग में ऐसे रखो, प्लेन चार्ज ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर परपेंडिकुलर, जब भी इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो, प्लेन चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर परपेंडिकुलर होता है। तो ठीक है, यह हो गया इतना गुने सिग्मा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, देखो पाई आर स्क्वायर कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे बड़ी अच्छी बात है, स्मॉल आर का तो कहीं यूज ही नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोट यहाँ ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर, ऐसा नहीं कि हर जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर इज इंडिपेंडेंट ऑन distance from the infinite sheet of चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यूनिफॉर्म होगा, क्या होगा यूनिफॉर्म होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म near infinite plane sheet of charge, तो यहाँ दिमाग में रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पहला देखो ड्यू टू अ डाइपोल, देखोगे ड्यू टू डाइपोल, ये देख लो बड़ा अच्छा है, डाइपोल के कारण देखोगे, डाइपोल के कारण तो यह क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। चार्ज के कारण देखोगे यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r², सिंगल चार्ज के कारण। लाइन चार्ज के कारण देखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, देखो घटते जा रहा है। और फिर लास्ट देखोगे किसके कारण, शीट ऑफ चार्ज के कारण, तो यह इंडिपेंडेंट है,
यानी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r के पावर 0 हो गया। यानी कहने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के पावर 0 डिपेंड ही नहीं कर रहा है, r पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आगे हम पढ़ेंगे, अब r के पावर 1 हो जाएगा। धीरे धीरे देखो एक एक पावर नीचे में घटता जा रहा है, यानी ऊपर में बढ़ता जा रहा है। यहाँ -3 r के पावर -3, r के पावर -2, r के पावर -1, यहाँ r के पावर 0। आगे अब हम एक पढ़ेंगे जिसमें r के पावर 1 भी होता है, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी देख लेते हैं कि इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2ε0, और वह दूरी पर डिपेंड नहीं करेगा। इस प्रूफ को आपको 1-2 बार करना पड़ेगा। तो अगर कोई ऐसा प्लेन सीट ऑफ चार्ज है प्लस 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 प्लस, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2ε0। ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा सिग्मा अपॉन 2ε0। बस ये रहना चाहिए कि इसके चक्कर, यह इस दूरी की तुलना में यह दूरी बहुत बड़ा हो। इनफाइनाइट कहने का मतलब ये नहीं कि पूरा इनफाइनाइट हो। जैसे एक, यह अगर 1 मीटर का है तो इससे अगर आप 1 सेंटीमीटर की दूरी पर चले जाते हो तो यह इसके लिए इनफाइनाइट ही है। तो आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग यूनिफॉर्म ही रहेगा। आगे बढ़ोगे 10 सेंटीमीटर पार करोगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तब यह इनफाइनाइट जैसा बिहेव नहीं करेगा। लेकिन अगर 1 मीटर स्क्वायर है, पूरा 1 मीटर स्क्वायर का यह प्लेन है 1 मीटर गुने 1 मीटर, तो उसे 1 सेंटीमीटर दूरी पर आएंगे तो लगभग वह इनफाइनाइट की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होगा। इसी की जगह पे अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा, जैसे माइनस 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 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इस दिशा में होगा और कितना होगा सिग्मा बाई 2ε0। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर लगातार कोई प्लेट रख दिया जाए, लगातार कोई प्लेट रख दिया जाए, जैसे यह प्लेट है प्लस प्लस प्लस, और एक प्लेट है यह प्लस प्लस प्लस। देखो ये भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, प्लस प्लस रिपेल करता है, इसीलिए इसको प्लेट के दोनों साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर यह प्लेट 1 है, यह प्लेट 2 है। इस पॉइंट पर देखोगे तो प्लेट 1 के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2ε0, प्लेट 2 के कारण भी इधर होगा सिग्मा बाई 2ε0। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यह प्लेट 1 के कारण, यह 2 के कारण, तो ई नेट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा सिग्मा बाई ε0। लेकिन बीच में किसी पॉइंट पर देखोगे तो पहले प्लेट के कारण इधर होगा E1 और दूसरे के कारण इधर होगा E2, क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल करता है। तो यह प्लस से दूर होगा, प्लस से दूर भागता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई नेट 0 हो जाएगा। और इस सरफेस पर देखोगे तो पहले वाले के कारण इधर, दूसरे वाले के कारण भी इधर, और E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ई नेट बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2ε0 प्लस 2ε0, यानी सिग्मा बाई ε0। 2 बार जोड़ोगे यानी 2 से गुना करना, तो इसीलिए सिग्मा बाई ε0। इसी प्रकार अगर एक प्लस है और एक माइनस है, देख लो यहाँ रिप्रेजेंट करने का तरीका, प्लस माइनस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो दूसरा माइनस है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखो तो इस प्लेट को 1 मानो और इस प्लेट को 2 मानो, तो E1 जो होगा इधर होगा, प्लस के कारण रिपेल होगा, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा तो इधर हो जाएगा E2। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ई नेट बराबर 0, क्योंकि दूरी पर डिपेंड करता ही नहीं है, इसलिए जितना प्लस के कारण उतना ही माइनस वाले प्लेट के कारण, प्रोवाइडेड दैट यह प्लेट बहुत बड़ा है और यह डिस्टेंस छोटा है। बीच में देखोगे तो प्लस वाले के कारण इधर धक्का देगा, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा तो इसके कारण भी उधर, तो इधर ई नेट हो जाएगा सिग्मा बाई ε0। और फिर राइट साइड में देखोगे तो यहाँ नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा E2 और पॉजिटिव वाला रिपेल करेगा E1, यानी दोनों मिलके ई नेट हो जाएगा 0। तो ये चीज सिंपल है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आ जाता है कि थीन शीट ऑफ चार्ज नहीं,
अभी जो हम लोग पढ़े हैं वह थिन शीट ऑफ चार्ज है, सिंगल लेयर ऑफ चार्ज। लेकिन अगर ऐसा दे दे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक मेटालिक शीट ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, बहुत इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो वहां क्या होगा जब मेटालिक शीट है, मोटा है, जैसे अगर यही हम कॉपी ले लें तो अगर मोटा शीट ऑफ चार्ज है तो क्या होगा, कंडक्टिंग है, मेटालिक है, तो मेटालिक में सरफेस पर चार्ज आ जाता है। तो एक चार्ज इस सरफेस पर आ जाएगा और एक चार्ज इस सरफेस पर आ जाएगा। तो आप जब भी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालोगे तो वह क्या होगा, इस चार्ज का अलग निकलेगा और इस चार्ज का अलग निकलेगा। तो कहने का मतलब कि मेटालिक शीट ऑफ चार्ज जब होता है तो वह थिक जब है, यह कुछ इस तरह से बिहेव करेगा, इस पर भी प्लस चार्ज रहेगा और इधर भी प्लस चार्ज रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपको चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इधर भी सिग्मा होगा, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इस प्लेट के कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे वाले प्लेट के कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसीलिए ई नेट जो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देख लेना, ये नोट कर लो इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ मेटालिक शीट ऑफ चार्ज, ये ध्यान ही कर लो, मेटालिक शीट ऑफ चार्ज इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नियर मेटालिक शीट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो यह था आपको गॉस लॉ का एप्लीकेशन। इसमें गॉस लॉ में अभी कुछ और बचा है, अगले लेक्चर को हम पढ़ाते हैं। ठीक है, आप ये 2 प्रूफ जो है इसको फिर अच्छे से आज देखिएगा। फिर मिलते हैं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।